नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित, और तीसरा क्वाड समिट की आउटकम से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एम के नारायणन ने ये आर्टिकल लिखा है, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इस प्रकार से हम ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, हाल ही में न्यूज़ आई जिससे संबंधित हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया कि चाइनीज़ स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ने इंडिया के कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। 10 पावर प्रोजेक्ट्स और 2 पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना स्पॉन्सर्ड साइबर ग्रुप्स के द्वारा साइबर अटैक कैरी आउट किया गया। हालांकि देखो, महाराष्ट्र सरकार ने यह दावा किया था कि ये चाइना स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था ये ह्यूमन एरर है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पावर ग्रिड से संबंधित सप्लाई जो है वो बाधित हुई। इस आर्टिकल में राइटर ये सजेस्ट करना चाहते हैं, अभी समय है इंडिया को चाइना से आने वाले साइबर अटैक संबंधित खतरे को पहचानना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या इंडिया के सामने क्रिएट हो जाएगी आने वाले समय में। नाम देखो, आर्टिकल का पूरा नाम ही है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर क्या है? ये यूएसए का एक नेवल बेस था 1941 में, जिस पर जापानीज नेवी के द्वारा अटैक किया गया था। और इस अटैक में यूएसए का ये नेवल बेस जो है ऑलमोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया था। 2000 से ज़्यादा यूएस के सैनिक मारे गए थे। और इसी के बाद यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होने का निर्णय लिया था। हालांकि देखो, माहौल तो पहले से बना ही हुआ था, लेकिन ये वो पॉइंट था कि इस अटैक के बाद यूएसए ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी कि अब हम सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे, यूके और फ्रांस इन सब देशों का साथ देकर। तो पर्ल हार्बर के नाम से राइटर ये सजेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइनीज स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स जो हैं इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर दें। इसीलिए इंडिया को पहले से सचेत होकर चलने की आवश्यकता है। देखो, हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, रिकॉर्डेड फ्यूचर। ये यूएसए की एक साइबर सिक्योरिटी संबंधित एजेंसी है। इसके हवाले से कहा गया था कि जब से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन्स इंक्रीज हुई हैं, तब से साइबर अटैक भी कैरी आउट करने की कोशिश की जा रही है चाइनीज स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स के द्वारा, मालवेयर की सहायता से। मालवेयर मतलब देखो, होता मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इंटेंशंस का फर्क है। एक तरफ देखो, जहां सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है ह्यूमन बींग्स का काम आसान बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए, दूसरी तरफ मालवेयर को डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क या फिर सर्वर को डैमेज करने के लिए। इसके बाद उस ग्रुप का नाम लिया जाता है जिस पर शक है, जो चाइनीज स्पॉन्सर्ड है, जिसने इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। उस ग्रुप का नाम है रेड इको। क्योंकि देखो, इंडिया के 10 पावर प्रोजेक्ट्स और 2 पोर्ट्स पर जो अटैक हुआ, उसमें जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया वो है एक्सियोमेटी कैसिमटोट। संभावना तो कम ही है कि प्री में क्वेश्चन पूछेंगे, बस एक बार नजर डाल ली। तो इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है रेड इको के द्वारा। रेड इको जो है ये एक चाइना लिंक्ड एक्टिविटी ग्रुप है जो इंडिया के पावर सेक्टर को टारगेट करता है, और उसमें एक मालवेयर जिसका नाम है शैडोपैड, इस मालवेयर की घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है। घुसपैठ मतलब इंट्रूजन, जैसे आतंकवादी इंडिया के बॉर्डर में घुसपैठ करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसी प्रकार से चाइनीज स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स जो हैं वो भी इस मालवेयर की घुसपैठ करवाने की कोशिश करते हैं इंडिया के पावर प्रोजेक्ट संबंधित सर्वर्स में। कंसर्न्स क्या हैं? राइटर कहते हैं, वैसे तो देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इस प्रकार की दूसरी भी जो एजेंसीज हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि चाइना किस प्रकार से अभी इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन
जो ये यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, रिकॉर्डेड फ्यूचर, इन्होंने जो इंडिकेट किया है, अगर ये सच है तो 2020 के बाद से ही, खास करके जब टेंशन्स क्रिएट हुई लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच, उसके बाद एकदम से चाइना की ये साइबर अटैक संबंधित एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ गई हैं। और देखो, चिंता की बात ये है, इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस नियर फ्यूचर में बिल्कुल ठीक होने वाले नहीं हैं। मतलब रिश्तों में तो तनाव रहेगा ही। बेशक पैंगोंग सो लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी बॉर्डर पर कुछ पॉइंट्स को लेके विवाद हैं। इंडिया, अभी देखो हाल ही में क्वाड का समिट ऑर्गेनाइज हुआ, तो चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगती कि इंडिया जो है यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाए। चाइना के अगेंस्ट किसी भी इनिशिएटिव में इंडिया शामिल हो, चाइना ऐसा नहीं चाहता। तो रिश्तों में तो तनाव आने वाले समय में भी रहेगा। तो फिर चाइना स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स की ये साइबर अटैक संबंधित एक्टिविटीज़ जो हैं इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे चाइना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही साइबर अटैक नहीं करवा रहा है, चाइना दूसरे देशों को भी टारगेट कर रहा है। कुछ समय पहले जब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस खराब हुए, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े लेवल पर साइबर अटैक्स ऑर्गेनाइज हुए, और इशारा साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी चाइना पर ही किया कि चाइना स्पॉन्सर्ड ये साइबर अटैक्स हैं। देखो, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज की बड़ी कंपनीज हैं ना, वो जानबूझ के सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई लूप छोड़ देती हैं ताकि बाद में उसे अपडेट किया जा सके और पैसे कमाए जा सके अपडेटेड वर्जन के नाम पे। ऐसा करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज। तो जो ये वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज जानबूझ के लूप होल छोड़ देती हैं ना, उसी का फायदा उठाया जाता है इन चाइनीज स्पॉन्सर्ड साइबर ग्रुप्स के द्वारा। अभी हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट पर बड़े स्तर पर अटैक हुआ और चाइनीज हैकर्स ने कई सारे सर्वर्स का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसके अलावा देखो, ये भी देखा गया है कि पिछले कुछ समय में जो कोविड-19 की वैक्सीन संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। एक टर्म है स्पीयर फिशिंग कैंपेन। स्पीयर फिशिंग कैंपेन में बड़े लोगों को निशाना बनाया जाता है, जैसे कंपनी का कोई सीईओ है या फिर कंपनी की दूसरी किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा कोई पर्सन है, उसको मेल भेजा जाता है कि ऐसे ऐसे हम आपकी वैक्सीन परचेज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब मेल में ये दिखाया जाता है कि सामने वाला भी कोई बहुत बड़ा आदमी है जो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेल में कुछ लिंक वगैरह भेज दिया जाता है, और जब कंपनी का सीईओ उस लिंक पर क्लिक करता है तो उस सीईओ का सिस्टम जो है हैक हो जाता है, हैकर्स सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। तो इस प्रकार के स्पीयर फिशिंग कैंपेन की सहायता से हैकर्स ने कोविड-19 संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। मकसद उन हैकर्स का ये है, वैक्सीन संबंधित रिसर्च को चुराना या फिर कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता करना। देखो, वैसे सिर्फ चाइना ही नहीं, दूसरे देश भी चाइना की तरह साइबर ग्रुप्स को स्पॉन्सर करते हैं और साइबर अटैक कैरी आउट करवाते हैं। जैसे रशिया का नाम आप जान लीजिए। बेशक यूएसए, रशिया जैसे जो देश हैं, इनके पास चाइना जैसी साइबर वारफेयर की पावर नहीं है, लेकिन रशिया पर तो आरोप लगता ही रहता है। जैसे 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया, ऐसा आरोप रशिया पर है। और हाल ही में यूएसए में एक साइबर अटैक कैरी आउट हुआ था जिसका नाम है हेडलाइन सोलरविंड्स। लेट 2020 यानी पिछले साल के अंत में ये साइबर अटैक यूएसए में हुआ था, और इसमें मेनली देखो यूएसए की गवर्नमेंट को निशाना बनाया गया। हालांकि यूएसए की कुछ प्राइवेट कंपनीज पे भी ये साइबर अटैक हुआ, लेकिन मेन निशाना यूएसए की गवर्नमेंट थी। तो यूएसए की गवर्नमेंट के काफ़ी सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज, जैसे होम मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ट्रेजरी, ये सारे यूएसए के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस हेडलाइन सोलर विंड्स साइबर अटैक के चपेटे में आ गए। इसके अलावा देखो, 2016 का यूक्रेन के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ था उसका जिक्र भी करना यहाँ पर उचित है। 2016 में यूक्रेन पर एक मेजर साइबर अटैक हुआ था जिसमें यूक्रेन का पावर ग्रिड पूरी तरह से चरमरा गया
और पूरा यूक्रेन जो है वो अंधेरे में आ गया। और देखो ये यूक्रेन के पावर ग्रिड के ऊपर 2016 में जो साइबर अटैक हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के द्वारा कैरी आउट किया गया था। महीनों तक इस साइबर अटैक की प्लानिंग हुई थी, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी पहले से प्लान की गई थी। तो इंडिया को भी देखो इस प्रकार के अटैक्स से बचने के लिए पहले भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया के ऊपर कोई मेजर साइबर अटैक हो उसके बाद इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हरकत में आए। अगर इंडिया अपने आप को तैयार नहीं करता है तो जैसा पर्ल हार्बर अटैक यूएसए पर हुआ था, पूरी तरह से पर्ल हार्बर नेवल बेस को तबाह कर दिया गया था जापानीज नेवी के द्वारा, उसी प्रकार से इंडिया के ऊपर भी साइबर पर्ल हार्बर जैसा अटैक हो सकता है। यूक्रेन पे जो अटैक हुआ 2016 में, ये इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए अपने आप को पहले से तैयार रखने के लिए। लास्ट में एक पॉइंट ये भी बोला जाता है, देखो यूएसए भी साइबर अटैक की चुनौती से बहुत बाद में यूएसए ने ये चुनौती रियलाइज की और बाद में यूएसए जागा। 2016 में जब रशिया का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिला यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, उसके बाद यूएसए ने आवश्यक एक्शंस लेना स्टार्ट किया। अभी बाइडन जो राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने कोविड-19 रिलीफ बिल में स्पेशल $10 बिलियन साइबर सिक्योरिटी को देने का प्लान किया है। इससे पता लगता है कि यूएसए की इंटेंशंस क्या हैं अपने देश में साइबर स्पेस में डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इसके बाद कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है, चाइना में अभी 3 चीज़ों के बीच एक नेक्सस देखने को मिल रहा है, अलायंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अथॉरिटेरियनिज्म, दूसरे नंबर पे ग्लोबल एम्बिशंस और तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी। अथॉरिटेरियन रूल बताइए कौन सा रूल होता है? देखो अथॉरिटेरियन रूल वो रूल होता है जिसमें जनता को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आप हमें ओबे कीजिए और पर्सनल फ्रीडम को इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे ग्लोबल एम्बिशंस। ग्लोबल एम्बिशंस हैं चाइना के यूएसए को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाहता है। टेक्नोलॉजी पर चाइना का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और चाइना देखो अभी ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करना चाहता है, यूएसए की हेगमनी को ख़त्म करके और अपने इंटरेस्ट सर्व करना चाहता है। और इस डिटर्मिनेशन में, इस चाइना के ऑब्जेक्टिव में साइबर जो है वो चाइना के हाथों में एक इम्पोर्टेंट हथियार होगा, क्योंकि चाइना साइबर स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2021 का जो बजट प्रेजेंट किया चाइना की सरकार ने, डिफेंस बजट देखो है टोटल $209 बिलियन का, जिसमें स्पेशल वेटेज दी गई है स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स को। और ये जो स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स है ना, ये साइबर वारफेयर पे काफ़ी फोकस करती है। तो इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर स्ट्रेटेजी इंडिया की होनी चाहिए ताकि चाइना से आने वाले साइबर थ्रेट से निपटा जा सके। अगला जो आर्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट देखो साइन हुआ था 2015 में। इस एग्रीमेंट को साइन हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस एग्रीमेंट में इंडिया ने जो वादा किया है, जो कमिटमेंट की है, उसको पूरा करने की दिशा में इंडिया ने काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। जैसे देखो 2022 से पहले 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना और 2030 आते आते 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना। बट देखो अब इंडिया को ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के एक और इम्पोर्टेंट सोर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। देखो ग्लोबली 15% जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है, लेकिन इंडिया में ये कम है। इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो 9.6% ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कंट्रीब्यूट करता है। बट देखो जैसा आपको पता है अभी हमारे देश में आने वाले समय में और तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अर्बनाइजेशन भी काफ़ी तेज़ी से होगा, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होगा। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो बढ़ सकता है। इसलिए हमें ये तो इंश्योर करना है कि बढ़ती अर्बनाइजेशन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी डेवलप हो, बट इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना करे। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्लीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ये हमें इंश्योर करना है। जैसे देखो हमारा एक मिशन है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 है। इसका मकसद है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना।
एज कंपेरिजन टू इंटरनल कंबसन इंजन्स व्हीकल्स जो कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। बट देखो ये जो ट्रांजिशन है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का इस्तेमाल हो, ये ट्रांजिशन आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। हमने 2 हफ्ते पहले भी इसी प्रकार का आर्टिकल डिस्कस किया था। जैसे देखो एक बड़ा चैलेंज तो ये है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली से जाना है लखनऊ में या फिर भोपाल में, बीच में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करेंगे नहीं। बीच में अब बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर वो गाड़ी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी हो सके। देखो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल महंगा है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, बट ईजी है, इसलिए ट्रांजिशन आसान नहीं है। एक रीज़न ये भी है कन्वीनियंस। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इतने सारे फायदे अगर अवेलेबल करवाओगे, फैसिलिटेट करोगे, तब जाके लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना स्टार्ट करेंगे, उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। बैटरीज अभी भी महंगी है, हालांकि देखो इलेक्ट्रिक बैटरीज अब हमारे देश में भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चर होने लगी हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी आने लगी हैं। जैसे शुरुआत में जो फोटोवोल्टिक सेल्स के साथ था सोलर पैनल्स में, कि सोलर पैनल्स महंगे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो आज के समय में जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं वो काफ़ी सस्ते हो गए हैं और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना भी काफ़ी सस्ता हो गया है। वही देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में है। इलेक्ट्रिक जो बैटरी है शुरू में तो काफ़ी महंगी हुआ करती थी, अभी भी इतनी सस्ती तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है वो भी सस्ता होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद देखो एक सॉल्यूशन ये भी दिया जाता है, अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, तो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो पर्सन जाएगा तो हर 200-300 किलोमीटर के बाद 4 घंटे के लिए उसे अपना व्हीकल जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। तो अभी भी अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर कोई पर्सन वेट नहीं करना चाहता है, तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स का इस्तेमाल करना। हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स जो हैं ये भी क्लीन हैं, बट देखो रिसर्च अभी हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स में ज़्यादा हुई नहीं है, तो इसलिए इकोनॉमी ऑफ द स्केल नहीं है, थोड़ा महंगा है। लेकिन इस साल के बजट में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन सरकार के द्वारा लॉन्च करने का फैसला लिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट इशू राइटर के द्वारा ये रेज किया जाता है, अभी देखो सड़कों पर भारी भीड़ रहती है, मतलब खास करके हमारे जो शहर हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, सब में आप देख लीजिए जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहता है। तो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो पर्सनल मोटर व्हीकल्स के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, जैसे बसेस एंड बाइसाइकिल्स। दूसरा सिर्फ देखो होना चाहिए रोड बेस्ड सिस्टम से रेल और मेरीन सिस्टम में, मतलब राइटर कहना चाहते हैं रोड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का कम इस्तेमाल हो मोबिलिटी के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा इस्तेमाल हो मोबिलिटी के लिए, और मेरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा इस्तेमाल हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, देखो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई थी 2006 में, और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2013-14 में। तो इस पॉलिसी आने के बाद काफ़ी सारी सिटीज़ ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। आज इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मेट्रो ट्रेन है, और काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं। इस साल के बजट में 18,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है पब्लिक बस सिस्टम के लिए। इससे भी जो अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। बट देखो दिक्कत लास्ट माइल कनेक्टिविटी की है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काफ़ी फोकस किया है। अगर आप अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हो ना, तो आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जरूर ध्यान रखें। जैसे देखो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और मेट्रो ट्रेन चलती है ए से बी की तरफ। अब किसी का घर यहाँ पे है, सी की तरफ है, तो फिर वो मेट्रो ट्रेन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं पहले ए से बी में जाऊंगा, फिर बी से सी, मुझे कुछ और दूसरा सोर्स देखना पड़ेगा, ऑटो रिक्शा या फिर वो 10 रुपये का जो
रिक्शा चलता है वो हायर करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैं पर्सनल व्हीकल लेके सीधा ए से सी की तरफ जाता हूं। लेकिन अगर देखो कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करे, जब मेट्रो प्लान करे तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखे कि बी से सी की तरफ कोई बस सर्विस चलती हो, तो फिर सी सोचेगा कोई बात नहीं, बेशक सोर्स चेंज करना पड़ेगा, पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी बस लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, सस्ता पड़ेगा मुझे एज कंपेरिजन टू पर्सनल व्हीकल। तो फिर वो पर्सन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेगा। आमतौर पे देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा उस समय नहीं लेती है जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होती है। उसे लगता है कि आगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बीच में तो कोई ना कोई सोर्स मिल जाएगा, मेट्रो है, लेकिन घर तक जाने में दिक्कत होगी, वहां पे कोई साधन मिलेगा नहीं घर पहुंचने के लिए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ध्यान रखना जरूरी है जब भी आप अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करो। इसके बाद देखो एक नेक्स्ट इश्यू ये है, हमारे देश में देखो ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्लानिंग इसलिए अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे देश में रेलवेज के लिए अलग से मिनिस्ट्री है, पोर्ट्स एंड शिपिंग की अलग से मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन की अलग से, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की अलग से, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की अलग से मिनिस्ट्री है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए समेत और दूसरे देश देख लीजिए, यूके, चाइना, साउथ कोरिया, ब्राजील, इनमें एक ही सिंगल डिपार्टमेंट है पूरे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जब देखो एक ही सिंगल डिपार्टमेंट होगा तो आपस में विभिन्न जो ये माध्यम्स हैं कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्ट के, इनमें सामंजस्य अच्छे से स्थापित होता है। बट अभी हमारे देश में इन मिनिस्ट्रीज के बीच में, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ना के बराबर होता है। रेलवेज अलग से कुछ प्रोजेक्ट चला रहा होता है, शिपिंग का अलग से प्रोजेक्ट चल रहा होता है, आपस में कोई सामंजस्य नहीं, कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं, इसलिए हमारे देश में जो प्लानिंग है वो गड़बड़ा जाती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होना तो बेहतर ढंग से ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया जा सकता है। उसी प्रकार से देखो अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक ही यूनिफाइड बॉडी होनी चाहिए। केरला के कोची में इस प्रकार की बॉडी है, कोची मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, और ये बॉडी जो है वो कोची के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर रही है। बाकी सिटीज को भी इस प्रकार से एक यूनिफाइड बॉडी इस्टेब्लिश करनी चाहिए पूरे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके बाद बारी आती है लास्ट सजेशन की। लास्ट सजेशन देखो ये है, अवेलेबल रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाए। कैसे? जैसे देखो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो बस की सीट्स हैं खाली रहती हैं, कोई अपना पर्सनल व्हीकल ले जा रहा है लेकिन बिल्कुल खाली ले जा रहा है, तो एक कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जैसे मास मोबिलिटी एज ए सर्विस। इस एप्लीकेशन की सहायता से कोई पर्सन जिसे ए से बी पर जाना है, बीच में वो मेट्रो पे भी यात्रा कर ले, बस में भी यात्रा कर ले, और ऑटो रिक्शा भी शेयर कर ले, कैब भी शेयर कर ले, मतलब कुछ भी वो शेयर करना चाहता है शेयर कर ले, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन की सहायता से। तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इस प्रकार से यूजर जो है उसे अलग अलग एप्लीकेशन खोल के देखना नहीं पड़ेगा कि अब मैं सीट किसके साथ शेयर कर सकता हूं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा अगर इस प्रकार की एप्लीकेशन लॉन्च कर दी जाती है कि उसकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाए एक ही एप्लीकेशन की सहायता से। बेशक उसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम चेंज करने पड़े लेकिन एप्लीकेशन एक ही यूज करनी पड़े। तो ये सजेशंस अगर इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एमिशंस कम हो सकता है, और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उस एग्रीमेंट में उसको फुलफिल करने की दिशा में इंडिया और तेजी से आगे बढ़ेगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो क्वाड की आउटकम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। कंटेक्स्ट आपको पता है, पिछले हफ्ते क्वाड का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें 4 देशों के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। और देखो इस बार के क्वाड समिट के आउटकम से एक बात तो देखो जाहिर होती है, क्वाड सिर्फ एक बातचीत की दुकान नहीं है जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया है। इस बार 4 देशों ने मिलकर एक वैक्सीन इनिशिएटिव स्टार्ट करने का निर्णय लिया है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। 4 देशों ने यह भी डिसाइड किया कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि 4 देश मिलकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज संबंधित इश्यूज को लेकर भी आपस में कोऑपरेट कर सकें। वैक्सीन इनिशिएटिव की बात करें, 4 देशों ने यह डिसाइड किया है 2022 आते आते ये 4 देश मिलकर 1 बिलियन वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसमें देखो यूएसए की टेक्नोलॉजी होगी, जापान की फंडिंग होगी, ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, और ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर होंगी इंडिया में। और ये 1 बिलियन वैक्सीन्स
को पहुंचाने की कोशिश की जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा इंडो पैसिफिक कंट्रीज के पास में, ताकि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। इसके अलावा देखो 4 क्वाड कंट्रीज ने पेरिस अकॉर्ड एज वेल एज दूसरे इश्यूज को लेके कोऑपरेट करने का निर्णय लिया है, जैसे टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स, 5G नेटवर्क और बायोटेक्नोलॉजी। बाइडन जो अभी यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस समिट को होस्ट किया था। उन्होंने ही इस समिट के बाद जॉइंट स्टेटमेंट के लिए कोऑर्डिनेट किया और उस जॉइंट स्टेटमेंट का नाम है द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। ये पहली जॉइंट स्टेटमेंट है क्वाड की। 4 लीडर्स ने मिलके, क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके 4 लीडर्स ने मिलके एक जॉइंट आर्टिकल भी लिखा जिसका नाम है ओपन इंडो पैसिफिक फ्री फ्रॉम कोर्जन। कोर्जन का मतलब होता है फोर्स। जैसे चाइना अपनी डेक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है दूसरे देशों को कोर्स करने के लिए, फोर्स करने के लिए कि वो चाइना की टर्म्स को माने। अगर देखो क्वाड में अलग अलग देशों के इंटरेस्ट के बारे में हम बात करें, देखो जब बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो एक कैंपेन लॉन्च करेंगे, नाम होगा अमेरिका इज बैक नाम से। इसमें अमेरिका फिर से अपनी खोई ग्लोबल लीडरशिप को हासिल करेगा। मतलब जो ट्रंप के समय में अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप कमज़ोर हो गई थी, उसे फिर से मजबूत किया जाएगा। रीजनल अलायंसेस को मजबूत बनाया जाएगा जो ट्रंप के कार्यकाल में कमज़ोर हुए हैं, और चाइना से आने वाले चैलेंज से निपटा जाएगा मजबूती से। तो उस हिसाब से देखें तो यूएसए के लिए क्वाड की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से अगर देखें तो दोनों देशों की टेंशन्स हैं चाइना के साथ में। इसके अलावा ट्रेड और टेलीकम्युनिकेशन संबंधित भी इश्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान के चाइना के साथ, इसलिए वो भी क्वाड में ज़्यादा मजबूती से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि 4 देशों के बीच कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके और चाइना से आने वाले खतरे से निपटा जा सके। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए क्वाड की इंपॉर्टेंस है। इंडिया की बात करें, इंडिया क्या कुछ ले सकता है क्वाड से? देखो चाइना से मजबूती से निपट सकता है, ये पॉइंट तो है ही, लेकिन ये अगर बाकी 3 देशों के साथ इंडिया कोऑपरेट करेगा क्वाड में तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी इंडिया की बढ़ेंगी। रीजनल कोऑपरेशन और ज़्यादा होगा। कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया को फंडिंग मिलेगी। और इंडिया देखो दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है, जैसे भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, लेकिन इंडिया के पास इतने पैसे नहीं होते। बट क्वाड में इन 4 देशों का साथ रहेगा तो इंडिया प्लान करेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और फंडिंग ली जा सकेगी बाकी 3 देशों से। तो ये भी इंडिया को फ़ायदा होगा कि साउथ एशिया में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को इंडिया रोक सकेगा। बट देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे पहला कंसर्न तो ये होगा, यूएसए गवर्नमेंट अलग से अपनी रिलेशनशिप मॉड्यूलेट करने की कोशिश कर रही है चाइना के साथ। अगर कल को यूएसए और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो फिर क्या क्वाड की उतनी ही इंपॉर्टेंस रहेगी? यही चीज़ देखो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। चाइना अभी भी इन दोनों देशों का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जब RCEP इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाएगा तब तो जापान ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ ट्रेड और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो फिर कैसे ये देश चाइना के साथ दुश्मनी मोल ले सकते हैं जब इनका इतना ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ हो रहा होगा? इंडिया के साथ कंसर्न्स की बात करें, देखो अभी बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट हुआ है पेंगोंग त्सो लेक रीजन में, तो इंडिया भी काफ़ी सारे ग्रुप्स पर चाइना के साथ है, जैसे ब्रिक्स में है, SCO में है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी इस इनिशिएटिव में, इस समिट में, उन्होंने सीधा सीधा चाइना को टारगेट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड जो ग्रुप है वो ग्लोबल गुड के लिए होना चाहिए, ना कि किसी देश को टारगेट करने के लिए। इशारा चाइना की तरफ था। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में इशारा किया कि क्वाड जो है ये एक मिलिट्रिस्टिक कोलिशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्वाड की आउटकम से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।